नाउ हम अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग की डिस्कशन में बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंट है जिसके अंदर हम सारे के सारी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। नाउ देखिए, अब मैं बोलता हूं कि ये अकाउंट है। जब मैं बात करता हूं अकाउंट की, तो अकाउंट के अंदर दो साइड्स आती हैं। एक आती है क्रेडिट साइड और एक आती है आपकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड और एक आपकी आती है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है तो दैट विल बी क्रेडिटेड, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट अगर फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट में दो साइड से, क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सारा इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का, और डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट वन जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और पार्ट टू जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बड़े आराम से सारी चीजें आपको देखनी है, देखिए जरा। सबसे पहले करंट अकाउंट की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से आपको इसे बनाना है, आराम से एक एक चीज। सबसे पहले हम सीख रहे हैं क्या सर, हम सीख रहे हैं सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। नाउ तीन साइड्स इसके अंदर हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड, फिर हमने लिखा डेबिट साइड, और हमने फिर तीसरा कॉलम बनाया, दैट इज द बैलेंस। बैलेंस है आपका क्रेडिट माइनस डेबिट, जिसको आप नेट क्रेडिट भी बोल सकते हैं। बैलेंस को आप क्या बोल सकते हैं, नेट क्रेडिट। आराम से एक एक चीज देखिए। करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्या बनाया आपने, बैलेंस। प्लीज अब देखिए जरा। सबसे पहले करंट अकाउंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। करंट अकाउंट को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मर्चेंडाइजेस। मर्चेंडाइजेस क्या होती है प्लीज बेटा? मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर अप किए जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन कंट्रीज को गुड्स अपने बेचेंगे, इंडियन गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर। अगर हम अमेरिकन को गुड्स बेच रहे हैं तो डॉलर्स हमारे पास आएंगे। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, यस और नो। तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अगर हम विदेशों से माल खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, दैट इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस क्या बचा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बचा बैलेंस, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल देते हैं। ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है।
कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितने ज्यादा है ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, आइए आपको अच्छी बात बताता हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरीके का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सरप्लस ट्रेड, या इसको हम बोल देते हैं ट्रेड सरप्लस। और अगर नेगेटिव आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डेफिसिट। पॉजिटिव आया इसका मतलब हुआ क्या, सरप्लस ट्रेड या ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे ओवर द इंपोर्ट्स। बट अगर नेगेटिव आया इसका मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा है ओवर एक्सपोर्ट्स। बात समझ में। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या मैथमेटिकली लिखना है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। नेगेटिव कब, जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। पॉजिटिव को क्या बोलोगे, ट्रेड सरप्लस, और नेगेटिव को क्या बोलोगे, ट्रेड डेफिसिट। इसको मर्चेंडाइजेस को कई बार हम विजिबल्स भी बोल देते हैं। इसका यहां पर दूसरा नाम विजिबल्स भी रख दिया जाता है। इस वजह से हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल्स। बात समझ में। चलिए ये नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलें। तो सबसे पहली चीज आपने देख ली क्या, मर्चेंडाइजेस। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड बेटा इसका कंपोनेंट है इनविजिबल्स। सेकंड कंपोनेंट जो करंट अकाउंट का आता है दैट इज द इनविजिबल्स। ध्यान से आराम से एक एक चीज आपको समझनी है। पहला क्या था, मर्चेंडाइजेस जिसमें गुड्स है। अब सेकंड कंपोनेंट है इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में बेटा तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं, अगर हम अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, इनफ्लो होगा, इसलिए क्रेडिट साइन। और अगर हम फॉरेन कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब हम वहां से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा, जाएगा। इस वजह से मैंने उसे कहां लिखा, डेबिट साइन। और ये आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसमें बेटा और चीजें भी आती हैं, ध्यान से देखिए। सेकंड आता है ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, जो कि यहां बन गए नेट ट्रांसफर्स। अब ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स ये क्या होती है। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि ट्रांसफर्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर्स होते हैं कि अगर मेरे पास कुछ आया जिसके लिए मुझे बदले में कुछ देने की जरूरत है नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिफ्ट है, तो गिफ्ट अगर मुझे मिला तो क्या इसके बदले में इन रिटर्न मुझे कुछ देने की जरूरत है नहीं। ट्रांसफर्स क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट समथिंग इन रिटर्न, मतलब जिसके बदले में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया में किसी स्टूडेंट को यूके से स्कॉलरशिप मिली, इंडिया में किसी स्टूडेंट को यूके से स्कॉलरशिप मिली, तो उसके पास रिसीट आई, बट क्या बदले में उसको कुछ देने की जरूरत है, बदले में उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। या मैं आपको बोलूं इंडियंस आर रिसीविंग डोनेशंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज,
तो अगर डोनेशंस मिल रही है इंडियन टेम्पल्स को फॉरेन कंट्रीज से, तो उसके बदले वहां पर हमें बदले में कुछ देने की जरूरत है नहीं। तो ये बेसिकली सारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर्स। वाइसा वर्सा, कि हम लोग अगर डोनेशंस दे रहे हैं या हम लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं या हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं किनको, फॉरेनर्स को, तो यहां से पेमेंट्स हो रही हैं। तो बेसिकली ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, नेट ट्रांसफर्स। ठीक है। थर्ड, इनकम। इनकम रिसीट्स या इनकम पेमेंट्स, ये आपका क्या बन गया, नेट इनकम रिसीट्स। नेट इनकम रिसीट्स मतलब अगर फॉरेन से हमारे पास इनकम आ रही है, फॉरेन से इनकम आ रही है, फॉरेन कंपनीज से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इनफ्लो है, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर यहां से इनकम फॉरेन कंट्रीज को जा रही है, आउटफ्लो है, किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो ये क्या आ गया आपका, नेट इनकम रिसीट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बातें और बताता हूं, पहले आप जरा फटाफट इतना नोट करिए फास्ट। देखिए जरा, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स क्या होता है, विदाउट समथिंग इन रिटर्न, विदाउट समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न जिसको हम कंसीडरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, कंसीडरेशन। ध्यान से देखें, जो ट्रांसफर्स होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, मतलब सॉरी, ट्रांसफर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसफर्स में क्या क्या आता है, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके, स्कॉलरशिप्स। ठीक है, ये सब क्या है आपके लिए, ट्रांसफर्स। ठीक है जी। इनकम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, इनकम कौन कौन सी हो सकती है, इट माइट बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज अगर आ रही है वहां से फॉरेन से। इट माइट बी इन्वेस्टमेंट इनकम्स, सपोज हमने फॉरेन कंपनी में किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं या हमने फॉरेन में किसी को लोन दे रखा है, हमने फॉरेन में किसी को लोन दे रखा है तो वो हमें इंटरेस्ट भेजता है, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम्स है। तो इस तरह की इनकम्स देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है जी। अच्छा सर, जैसे इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गुड्स को, तो क्या इनका भी कोई नाम है? नहीं जी, वैसे इनका कोई नाम नहीं है, बट अपनी तरफ से आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ सर्विसेज, इसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, और बेटा इसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ इनकम्स। बट एज सच ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मेन आपसे बैलेंस ऑफ ट्रेड ही पूछा जाता है। ठीक है, इनके नाम हमने रख दिए हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और वी कैन से द बैलेंस ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर रिसीट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट इज द नेट ट्रांसफर्स, दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। इनकम रिसीट्स माइनस इनकम पेमेंट्स इज द नेट इनकम रिसीट्स, दैट इज द बैलेंस ऑफ इनकम्स। ठीक है जी, श्योर। तो इसके बाद ये आपने क्लोज किया, यहां पर जितनी भी आपके पास रिसीट्स आई हैं इन सबका सम ये आ जाएगा टोटल करंट रिसीट्स, टोटल करंट अकाउंट आउटफ्लोज या पेमेंट्स। ठीक है, और नेट करंट अकाउंट में आपका कितना बैलेंस बचा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है बेटा, ध्यान से सुनिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो आपके इसके आंसर क्या लिखने हैं, वन इज मर्चेंडाइज, सेकंड इज इनविजिबल्स, और आपको ये पूरा लिख के दिखाना है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज पूछा जा सकता है, वैसे तो ट्रेड ही पूछा जा सकता है, इसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज सरप्लस ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड डेफिशिएंट, वो सब आपको पता होना चाहिए। नाउ प्लीज ध्यान से देखिए, एक चीज इसमें आपको समझने वाली है, बड़े आसानी से और रिलैक्स होकर समझिए उसे। पहले आप फटाफट इसे नोट करिए यहां तक, ध्यान से देखिए बेटा। एक बात बताओ, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करें वो अच्छा है या इंपोर्ट करें वो अच्छा है?
हम विदेशों में माल अपना बेचें वो अच्छा है या विदेशों से माल खरीदें वो अच्छा है? सर विदेशों में बेचें ज्यादा अच्छा है, उससे हमारी इंडिया की इमेज बनती है। जी हाँ, एक्सपोर्ट्स करना हमेशा बेटर होता है किससे? इंपोर्ट से। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो करंट अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है, करंट अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है मतलब करंट रिसीट्स, करंट अकाउंट की जो रिसीट्स है वो ज्यादा है करंट अकाउंट के पेमेंट से। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस आना अच्छी बात है या गंदी बात है? सर अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमने इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए हैं और इंपोर्ट्स कम किए हैं। भाई ये 100 आएगा, ये 20 आएगा, तभी तो ये 80 आएगा। अगर 100 के एक्सपोर्ट करोगे, 20 के इंपोर्ट, तभी तो 80 पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव बैलेंस आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेट एसेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड। हमारी जो नेट एसेट पोजीशन है वो इंप्रूव हुई है। क्यों इंप्रूव हुई है? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से। सेम वे अगर ये नेगेटिव बैलेंस आता है, बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेगेटिव बैलेंस आता है। नेगेटिव बैलेंस आता है मतलब जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट की जो रिसीट्स है वो कहीं ना कहीं कम है। किससे? सर करंट अकाउंट की पेमेंट से। कहीं ना कहीं जो करंट अकाउंट की पेमेंट्स हैं वो कम है, ज्यादा है सॉरी, और रिसीट्स कम है। मतलब कहीं ना कहीं हमने इंपोर्ट्स ज्यादा किए और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम किए। तो इसका मतलब हमारी जो नेट असेट पोजीशन है, नेट असेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड। हमारी नेट असेट पोजीशन जो है बेटा वो कहीं ना कहीं क्या हुई है? डिक्लाइन हुई है। तो आप इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि चीजें हैं क्या सारी की सारी। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं पूरा एक बार समराइज कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसमें दो साइड्स हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो आएगा, और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज अगर जा रहा है तो वो कहां आएगा बेटा? डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी आपको सारा करंट अकाउंट इन डिटेल समझा है कि करंट अकाउंट होता क्या है। करंट अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, मर्चेंडाइजेस और इनविजिबल्स। मर्चेंडाइजेस का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स। और मर्चेंडाइजेस का दूसरा नाम क्या होता है? विजिबल्स। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम बेचते हैं विदेशों में गुड्स, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, इस वजह से क्रेडिट, और वहां से खरीदते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है, इसलिए डेबिट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हमने क्या नाम दिया? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल्स में तीन चीजें आती हैं, सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड इनकम। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्रेडिट, इंपोर्ट डेबिट, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हमने नाम दे दिया बैलेंस ऑफ सर्विसेज। ऐसी ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, नेट ट्रांसफर्स, इनकम रिसीट्स, इनकम पेमेंट्स, नेट इनकम रिसीट्स। इनकम में क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट्स हो सकते हैं जो हमें विदेशों से मिल रहे हैं, या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। तो नेट टोटल करंट रिसीट्स, टोटल करंट आउटफ्लोज या पेमेंट्स, ये आ गया नेट करंट अकाउंट। अब ये जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स गुड। इट्स गुड वाई सो इट्स गुड? क्योंकि ये पॉजिटिव तब आएगा जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। और किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ी स्ट्रॉन्गर सिचुएशन होती है अगर उसके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। ठीक है, तो पॉजिटिव बैलेंसेस, करंट अकाउंट रिसीट ज्यादा है करंट अकाउंट पेमेंट से, इसका मतलब नेट एसेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड। बट बेटा अगर नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब करंट अकाउंट की पेमेंट ज्यादा है और रिसीट्स कम है, इसका मतलब नेट एसेट पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी हैज डिक्लाइन। सो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन ऑन करंट अकाउंट। अब इसे पहले पूरा नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बर्डन हम है, बट इतने कोई मुश्किल भी नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो हमें समझना है। अब इसके बाद हम अपनी डिस्कशन मूव ऑन करेंगे बेटा कैपिटल अकाउंट के ऊपर। फटाफट आप ये सारा नोट डाउन करिए फास्ट। आफ्टर डिस्कसिंग द करंट अकाउंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिए, अब हम कैपिटल अकाउंट जरा समझने की कोशिश करते हैं।
ओ बाप रे, तो ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा छोटा बनाना है, यहां तक ठीक है। चलो बड़े रिलैक्स होके बैठ जाओ, मैं आपको पूरा कैपिटल अकाउंट अब समझाऊंगा अच्छे से एकदम। कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखना बेटा, वही चीजें हैं। यहां पर हमारा क्रेडिट साइड, इसको हमने लिखा डेबिट साइड, इसको हमने लिखा यहां पर बैलेंस। ध्यान से देखिए बेटा, एक एक चीज, दो आइटम्स वहां आ चुकी थी, तीसरे से हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोरो करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज से लोन मांगने चले जाते हैं, लोन दे दो भाई, लोन दे दो, बहुत जरूरी है। अब अगर हम फॉरेन कंट्रीज से लोन ले रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लोन ले रहे हो भाई फॉरेन से, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। मतलब अगर हम बोरोइंग्स कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ठीक है बेटा। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी चलो ले लेते हैं। सपोज हम लोग उधार दे रहे हैं, हम लोग, वी Indians are providing loans to the foreigners. So if we Indians are providing loans to the foreigners, वो इंडियन रुपी में तो लेंगे नहीं, डॉलर मांगेंगे कि डॉलर में लोन दो। अब अगर हम उन्हें डॉलरों में लोन देंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो अगर हमने लैंडिंग्स करी हैं, उधार दिया है, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, उसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और जो यहां था बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या है, लैंडिंग्स टू अब्रॉड। तो यहां क्या बचा बेटा, क्रेडिट माइनस डेबिट, बोरोइंग माइनस लैंडिंग्स, नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या बचा बेटा, नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। बात समझ में आई, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है सर, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर विदेशी लोग, अमेरिकन, यूके बेस्ड लोग, कनाडा बेस्ड लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें, यहां मॉल्स बनाए बड़े बड़े, यहां की कंपनियों में पैसा लगाएं, मेरी कंपनी में पैसा लगाएं, सर अपनी कंपनी में पैसा लगवा रहे हो। अगर ये बड़े बड़ी फॉरेनर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस जो फॉरेन कंट्रीज में स्टेब्लिश हैं, वो इंडिया में आकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां आके अपने मॉल्स, प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनफ्लो होगा, क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। बट अगर हम इंडियंस जाकर यूएसए में, यूके में, जापान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। भाई जापान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या इंडियन रुपी लेके जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वहां की करेंसी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आरबीआई से परचेज करके लेके जाओगे ना। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, कम, आउटफ्लो हो रहा है, देश से जा रहा है। तो अगर हम लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। अब अच्छा, फिफ्थ चीज कौन सी है, फिफ्थ है बेटा डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सर ये क्या है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, समझाओ, चलो ध्यान से देखना बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे पहले ये होते क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा, आरबीआई हर समय अपने पास
एक स्टॉक मेंटेन रखता है, एक मिनिमम वैल्यू हर समय अपने पास मेंटेन करके चलता है, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, गोल्ड की, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या बोला मैंने? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आरबीआई के पास हर समय एक मिनिमम स्टॉक रहता है, किसका? या तो फॉरेन एक्सचेंज का, फुल फॉर्म में लिख देता हूं इस बार में, फॉरेन एक्सचेंज का, गोल्ड का, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स का, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज तो सर हमें पता है, गोल्ड भी हमने सुना हुआ है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं बेटा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? इट्स अ करेंसी इश्यूड बाय IMF फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। मतलब सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनो, बताता हूं मैं आपको, अच्छे से समझाऊंगा। सपोज आपको पता है इंटरनेशनल करेंसी इज द डॉलर। डॉलर से आप किसी भी देश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट सपोज कंट्री में डॉलर की कमी चल रही है, तो उस समय अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ ह्यूज ट्रेड करना है, एक अच्छे वॉल्यूम का ट्रेड करना है, तो आईएमएफ ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है? आप आईएमएफ को अपनी करेंसी, अपने देश की करेंसी डिपॉजिट करवा दो। जैसे इंडिया में सपोज डॉलर की कमी हो गई, तो हमने इंडियन रुपी जो है वो आईएमएफ पे डिपॉजिट करवा दिए, और वहां से हमें एक करेंसी मिली जिसको हमने बोला स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। उससे हम फिर कोई भी किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से परचेजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी एक तरह से डॉलर का ही काम करती है, बट इट्स अ करेंसी इशूड बाय आईएमएफ फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इनका एक मिनिमम स्टॉक हर समय आरबीआई मेंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ध्यान से समझना। सपोज बेटा, ध्यान से समझिए, मैंने बोला डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान से समझिए, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। आप इसे फॉरेन एक्सचेंज से ही समझना, तभी आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, अब आप समझोगे सारा फॉरेन एक्सचेंज से। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब सपोज मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रही थी। ठीक है। तो आरबीआई, मैंने आपको बताया था, आरबीआई स्टार्ट्स सेलिंग द foreign exchange to maintain balance in demand and supply। आरबीआई ने क्या किया बेटा? आरबीआई ने अपने पास से निकालकर फॉरेन एक्सचेंज बेचना शुरू कर दिया, ताकि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस मेंटेन रहे। क्योंकि डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ने लग गई, तो आरबीआई ने अपने रिजर्व्स में से निकाल के उसे बेचना शुरू कर दिया। अब होगा क्या? ध्यान से समझना। रिजर्व्स ऑफ आरबीआई कम हो रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि अगर आरबीआई अपने पास से निकाल के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच रहा है, तो रिजर्व्स ऑफ आरबीआई क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। बट एज ए पार्ट ऑफ दैट, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज जो है, इसका इनफ्लो बढ़ गया। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया। ध्यान से समझो, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? आराम से एकदम रिलैक्स हो जाओ। डिमांड, सपोज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है बेटा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई, तो हुआ क्या? आरबीआई ने सेल करना शुरू कर दिया फॉरेन एक्सचेंज। किस लिए? टू मेंटेन द बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। जब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से बेटा सेल करेगा, तो आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं वो कम होंगे। बट आरबीआई के रिजर्व कम होने की वजह से हो क्या रहा है? वो रिजर्व क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि वो सेल कर रहा है। मतलब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया, और इनफ्लो बढ़ गया तो वो बेटा किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। बड़े आराम से, अगर समझ में नहीं आया पॉज करके इसे दोबारा देख लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या है? ध्यान से देखिए।
सपोज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो गई, ठीक है, तो टू मेंटेन द बैलेंस आरबीआई स्टार्ट्स बाइंग, आरबीआई ने बाय करना शुरू कर दिया, बाइंग द डॉलर्स, आरबीआई ने खरीदने शुरू कर दी। अब इससे होगा क्या, इससे आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आरबीआई बाय कर रहा है तो मार्केट से क्या हो रहा है बेटा, मार्केट से हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, क्योंकि आरबीआई खरीद रहा है ना, आरबीआई ये मार्केट है, मैं आरबीआई हूं, मैंने देखा डिमांड कम हो रही है, मैं मेरे को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, अब मैं ले रहा हूं, तो मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और किसके पास आ रहा है, आरबीआई के पास, आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बट मार्केट से क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो होता है तो किस साइड, डेबिट साइड, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड, मैंने आपको वो रीजनिंग बता दी। यहां क्या बचा बेटा, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यही बचा। अब ध्यान से देखिए, बस हो गया सारा, तो इस साइड का टोटल आप करेंगे, यह आ जाएगा टोटल कैपिटल रिसीट्स, इस साइड का टोटल करेंगे टोटल कैपिटल पेमेंट्स, और यहां आपने देखा आ गया नेट कैपिटल रिसीट्स, नेट कैपिटल रिसीट्स आपके पास यहां पर आ गए। अब ध्यान से समझना एक एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बी केयरफुल। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो पॉज करके फटाफट कर लो। चलिए आइए, एक बात बताओ बेटा, आप लोगों से लोन लो, अपना सोचना जरा, हम लोग लोगों, मैं या आप, हम लोग लोगों से लोन लें ये अच्छा है या लोगों को लोन दे ये अच्छा है? सर लोन दे अच्छा है, लेना बेकार बात है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हमारे घर में आकर ईंट पत्थर लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, ये अच्छा है, या हम दूसरों के घरों में इन्वेस्टमेंट करें ये अच्छा है? सर हम दूसरों के घरों में करें तो ज्यादा अच्छा है, कोई हमारे घर में करेगा तो अच्छा नहीं लगता ज्यादा। तो बेटा यही बात है, ध्यान से समझो। कैपिटल अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस आया, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आया, पॉजिटिव बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस आया मतलब कि क्रेडिट साइड, मतलब करंट अकाउंट की, सॉरी कैपिटल अकाउंट की जो रिसीट्स है वो ज्यादा है कैपिटल अकाउंट के पेमेंट से, यही मतलब हुआ ना, रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट्स कम है। और रिसीट्स में देखो क्या है, बोरो करना, बोरो करना मतलब बोरोइंग ज्यादा करी है, उधार ज्यादा लिया और दिया कम है। हमारे घर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, हमने दूसरों के घरों में कम इन्वेस्टमेंट करी है। मतलब समझ रहे हो कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो ये अच्छी बात नहीं है। नेट असेट पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड, हमारी नेट असेट पोजीशन डिक्लाइन हुई है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस का मतलब कैपिटल अकाउंट में क्या है कि हमने बोरो ज्यादा किया है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू हमने जो दूसरों को लोन दिया या दूसरी कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट करी। बट नेगेटिव बैलेंस अगर है, क्या है, नेगेटिव बैलेंस, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में जो रिसीट्स हैं वो कम है, बट कैपिटल अकाउंट में
जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, कैपिटल अकाउंट में जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, मतलब हमने उधार ज्यादा बांटा, लिया कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी, करवाई कम, मतलब समझ रहे हो इंटेलिजेंटो, इसका मतलब है सर नेट असेट पोजीशन, नेट असेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड। हमारी नेट असेट पोजीशन जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, वो डिक्रीज नहीं हुई। ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है बेटा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होता है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, मतलब हमारी पोजीशन सुधरी है। नेगेटिव मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, मतलब हमारी सिचुएशन बेकार हुई है। कैपिटल अकाउंट बेटा वाइसा वर्सा होता है, पॉजिटिव बैलेंस मतलब हमने बोरोइंग्स ज्यादा करी हैं, हमारी नेट एसेट पोजीशन घटी है। और अगर नेगेटिव है मतलब हमने उधार ज्यादा बांटा है, बोरोइंग्स कम करी हैं, नेट एसेट पोजीशन इंप्रूव हुई है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स लिखने हैं करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट में। सेकंड पॉइंट आपका यही बनेगा कि पॉजिटिव बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट में होता है नेट एसेट पोजीशन बढ़ी है, जबकि कैपिटल अकाउंट में मतलब होता है नेट एसेट पोजीशन डिक्रीज हुई है। फिर नेगेटिव बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट में होता है नेट एसेट पोजीशन डिक्रीज हुई है, जबकि कैपिटल अकाउंट में मतलब होता है नेट एसेट पोजीशन इंक्रीज हुई है। ये आपको पॉइंट्स उसके अंदर हाईलाइट करके आने हैं। और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछे जाते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ये आप पूरा एज इट इज उस वहां पर बनाकर आ जाएंगे। सो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा जो कैपिटल अकाउंट है ये क्लियर हुआ होगा कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, दोनों के कंपोनेंट्स क्या है, और दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो क्या है। ये सारे के सामने हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अब डिस्कस कर लिए हैं। So now friends, we are going to start with a very interesting topic, the balance of payment. See, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात 7 से 8 नंबर की एग्जामिनेशन वेटेज तो बड़े आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसके अंदर सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, डॉलर से रिलेटेड, पाउंड से रिलेटेड, या जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबका लेखा जोखा, उन सबका जो रिकॉर्ड है जहां मेंटेन किया जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड। ये जो चैप्टर है बेसिकली हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है। पार्ट 1 इसको मैं पूरा का पूरा डिवाइड करूंगा फॉरेन एक्सचेंज में, और बेटा पार्ट 2 होगा जिसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले मैंने बोला ना इट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो हमें सबसे पहले पार्ट में यही समझना है फॉरेन एक्सचेंज क्या, वो किस तरीके से के साथ रेट्स वगैरह डिसाइड होते हैं। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ। द वर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान से सुनिए प्लीज ऑल ऑफ यू। बेटा फॉरेन एक्सचेंज है क्या? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। अपने देश की करेंसी को छोड़कर जितनी करेंसीज हैं सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। मतलब क्या बोला मैंने? करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। अब ये क्या है करेंसी देन डोमेस्टिक करेंसी? सपोज इंडिया का एग्जांपल,
इंडिया के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, जो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। अब इसके अलावा जितनी भी चीज हैं जैसे कि पाउंड, ये सारी सारी हमारे लिए क्या बन जाती हैं? फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। ये सब हमारे लिए क्या बन गए? फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में? तो हमें बड़े सिंपल वर्ड्स में क्लियर हो गया फॉरेन एक्सचेंज क्या है? करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इसका हमें जो समझना है, द सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। द सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। ध्यान से समझिए। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? द रेट एट विच currency of other country can be converted with the currency of our country। मतलब सर ध्यान से समझो, हमारे लिए सर एक फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है। अब सपोज $1 परचेज करने के लिए आपको 65 रुपीज पे करने, तो ये क्या बन गया आपके लिए? एक फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज, बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्ट, द रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं रेट एट विच करेंसी ऑफ domestic country can be converted into foreign exchange। आपको अच्छा लगे आप दोनों में से वो डेफिनेशन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए रेट क्या है? जिस रेट पर आप फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करवा सकते हो, रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी कन्वर्टेड, या और अच्छे इलैबोरेट डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है तो रेट एट विच करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कैन बी कन्वर्टेड विद द फॉरेन इनटू फॉरेन एक्सचेंज। जैसे $1 आपका कितने का है? 65, तो दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। तो हमें दो चीजें यहां तक समझ में आ गई कि सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। सर फॉरेन एक्सचेंज होता है करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सर इट्स अ रेट एट विच द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री कैन बी कन्वर्टेड विद द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ तीसरा टॉपिक इसके अंदर हाउ या मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज समझिए। आप जो कहते हैं कि $1 65 का है, 60 का हो गया, 70 का हो गया, या पाउंड 100 रुपए का है, तो ये जो रेट डिसाइड होता है सर, ये रेट किस तरीके से डिसाइड होता है, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कौन सा मेथड बोला मैंने? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? बेटा इस मेथड के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रेट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट की एक कमेटी या एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी या सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट एक बना देती है, जिसका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करना। वो सेंट्रल अथॉरिटी उसने एक बार फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया। सपोज सेंट्रल अथॉरिटी ने बोला $1 40 रुपीज का, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर देती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक फिक्स रहता है, वो डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होता। जो इंडिया ने भी स्टार्टिंग में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, बट अब हम इस सिस्टम से अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं करते। क्या है इस मेथड के अंदर बेटा? इन दिस सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट is decided by the
गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो एक सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसके अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है, वो डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होता। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम, या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि वो डेली बेसिस पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इफेक्ट नहीं होता। कि सपोज आज फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम आई तो रेट बढ़ गया, या डिमांड कम हुई सप्लाई ज्यादा हो गया रेट कम हो गया, ऐसा इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल फॉर सम टाइम्स, और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रेट डज नॉट affects due to डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो अफेक्ट नहीं होता। तो सबसे ऑर्थोडॉक्स है काफी, अब ये नहीं फॉलो होता फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, द रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड, इट रिमेन्स स्टेबल, और यू कैन से डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। ये इसमें आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी। सर इसके अलावा कौन सा मेथड होता है बताते हैं बेटा। अब सबसे पहले सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिए। ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड मेथड कौन सा होता है सर? बेटा सेकंड मेथड होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब सर ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए बेटा। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट करना मतलब बहना, बहना मतलब मूवमेंट, बहना मतलब क्या होता है, मूवमेंट दिखाए। क्या बातें कर रहे हो सर, चलो ध्यान से देखो, पोएटिक फॉर्म में चला गया था थोड़ा सा मैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, द रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर जो रेट है वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, यहां गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। प्लीज ध्यान से देखो बेटा, इन दिस सिस्टम foreign exchange rate is decided by demand and supply. In this system, foreign exchange rate is decided by demand and supply, or you can say no role of government. गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से रोल नहीं रहता। यहां पर जो रेट है वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, डेली बेसिस पर चेंज होता है। डेली बेसिस क्या, हर मोमेंट पे वो चेंज होता है, बट यहां पर जो रेट था वो क्या रहता है, स्टेबल, क्योंकि वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई अथॉरिटी। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है ना बेटा, वो भी दो तरीके का है। एक है क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक है बेटा डर्टी, डर्टी पिक्चर, तुम्हें वही याद आ रही होगी है ना, पता है, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से देखो ये क्या है, इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा ध्यान से देखिए एक एक चीज, क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सर क्लीन और डर्टी क्या है, ध्यान से देखना बेटा।
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला कि डिसाइड होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। मैंने लिख तो दिया नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट अभी ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ध्यान से समझना प्लीज बेटा। क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर तो अनडाउटेडली वो डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली डिसाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या डिसाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। बट with the intervention of RBI। अब ये but with the intervention of RBI, ये क्या आ गया यहां पर है, but with the intervention of RBI। now what is this but with the intervention of RBI? देखिए यहां पर RBI जो है वो इंटरवीन करता है। सर कैसे इंटरवीन करता है, मैं आपको समझाता हूं बड़े आराम से। एक एक चीज देखिए आप, देखो बेटा होता क्या है इसके अंदर। सपोज फॉरेन एक्सचेंज है, डिमांड बढ़ गई, बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब डिमांड बढ़ती जा रही है तो होगा क्या, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू कर देगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो, भाई फॉरेन एक्सचेंज की अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू हो जाएगा मतलब कि सपोज $1.60 का था, फिर $1.61 का हो गया, फिर $1.62 का हो गया, फिर $1.63 का हो गया। बाप रे बाप, क्या हो रहा है ये, 60, 61, 62, 63 फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इससे पता है क्या हो रहा है बेटा, इससे हमारी करेंसी की औकात कम हो रही है सर? हाँ जी। इफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है 60 से 61, 62, 63, इससे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग। सर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉलिंग, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख क्या रहे हो, ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझते हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा, ध्यान से समझो बेटा। पहले वो फॉरेनर्स हिंदुस्तान में आते थे $1 लेके, कितने की चीज खरीदते थे सर, 60 रुपए की। फिर वो अगली बार आए तो कितने की खरीद रहे हैं, 61 रुपए की। डॉलर वही दे रहे हैं, बट हिंदुस्तान से हर बार वो ज्यादा वैल्यू के गुड्स परचेज कर पाएंगे या कम के, ज्यादा के, क्योंकि रेट बढ़ता जा रहा है ना। देंगे वो $1, 60 रुपए मिल गए, अगली बार 61 मिल गए, अगली बार 62 मिल गए, अगली बार 63 मिल गए। तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग मोर अमाउंट अगेंस्ट द सेम $1, मीनिंग देयर बाय जो हमारी करेंसी है, जो हमारी इंडियन रुपी है, वो तो अपना $1 ही दे रहे हैं, हमसे ज्यादा लेते जा रहे हैं, कभी 60, फिर 61, फिर 62, फिर 63। तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले 60 दिए, पहले कि वो $1 देने के लिए तैयार हो जाते थे, मांग रहे हैं 61, then they are giving $1, then वो 62 मांग रहे हैं, then they are giving the $1। so every time if the rate is increasing, the value of my domestic currency or home currency, the confidence of my domestic currency is falling, the value of domestic currency is falling। RBI कहता है गंभीर मुद्दा है, सुलझाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की करेंसी की औकात कम कर रहे हैं, क्या किया जाए? RBI आता है, RBI करता है पैराशूट एंट्री। RBI क्या करता है RBI सर ऐसा? सर ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो RBI अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसने रखे होते हैं अपने पास, उसमें से सेल करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? सेल। अब RBI जब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से
सेल करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से होता क्या है, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन हो पाता है। दोबारा बताता हूं, डिमांड बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से हमारी करेंसी की औकात कम होती जा रही थी, 60, 61, 60 ऐसे हो रहा था। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो नाउ इस सिचुएशन में क्योंकि डिमांड बढ़ी है, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई सप्लाई बढ़ाएगा। आरबीआई सप्लाई कैसे बढ़ाएगा, आरबीआई पे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस पे हर समय फॉरेन एक्सचेंज का कुछ स्टॉक पड़ा होता है, वो उसमें से निकाल के मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा। जब उससे होगा क्या, जब वो सेल करेगा तो डिमांड बढ़ी है तो साथ साथ क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी बेटा, सर साथ साथ सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, सप्लाई। और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती, नुकसान हो जाता इंटरनेशनल मार्केट में, वो हम कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। तो बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसके अंदर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, बट आरबीआई वक्त वक्त पर इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है ये आपको नोट नहीं करना, ध्यान से देखो। आरबीआई सर कैसे इंटरवीन करता है, ध्यान से देखिए, मैं इसे बड़ा अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। आरबीआई इंटरवीन करता है एज सेलर और एक आरबीआई इंटरवीन करता है एज बायर। एज सेलर कब, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लग जाती है तो वो एज सेलर आके क्या करता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और एज बायर, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दिस इज द रोल विच आरबीआई प्लेज इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इंडिया अभी इसी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही रेट डिसाइड करते हैं। बट आरबीआई अपना रोल प्ले करता है एज ए बायर एंड एज ए सेलर, जस्ट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। किस लिए करता है ऐसा, टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आरबीआई इस तरीके से करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पूरा का पूरा देखा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मेथड्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के। अब हम जो अपनी अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे दैट विल बी कि बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीजें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें eScholars.in और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, चलिए टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी आपने मेरे साथ देखा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दो तरह के होते हैं, डर्टी एंड क्लीन। सेम वे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस गोल्ड स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज दिस ब्रेटन वुड्स सिस्टम? बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था, उसमें क्या होता था, किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है उसके बेसिस पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, मतलब किया जाता था मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही अडॉप्ट कर लिया है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर क्या है था बेसिकली कि जिस कंट्री पे जितना ज़्यादा गोल्ड है उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी स्ट्रांग होगी। सपोज यूएसए के पास ज़्यादा गोल्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो यूएसए की करेंसी जो है वो इंडिया से ज़्यादा महंगी होगी।
ठीक है, दिस वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या था, उस गोल्ड को रिप्लेस कर दिया गया यूएस डॉलर से। किससे रिप्लेस कर दिया गया? यूएस डॉलर से। मतलब किसी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी एज कंपेयर टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, वो डिपेंड करता है कि दोनों देशों के पास यूएस डॉलर का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज एक इकनॉमी है ए और एक इकनॉमी है बी, ठीक है, इस पे एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके पास 2x अमाउंट ऑफ डॉलर है। मतलब जितना ए के पास है उससे डबल डॉलर पड़े हुए हैं किसके पास? बी के पास। तो अब सपोज इसकी जो करेंसी है उसका नाम है लेट्स से एम, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है एन, ठीक है, इनकी करेंसी का नाम है ये करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि इसके पास क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर है और इस पे इससे डबल गोल्ड पड़ा हुआ है, यस और नो, तो इसकी करेंसी जो है वो बी, ये जो इकोनॉमीज हैं ए और बी, जो बी इकोनॉमी है इसकी करेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, कैसे स्ट्रॉन्गर होगी? मतलब कि अगर आपको एक एन लेना है, एन की एक करेंसी लेनी है, तो आपको ट्वाइस ऑफ एम के साथ ही वो आप एक्सचेंज कर पाओगे। क्योंकि इसकी जो पास जो डॉलर का स्टॉक है वो कंपैरेटिवली ए इकोनॉमी से डबल है। और यही चीज़ जब गोल्ड को ध्यान में रख के की जाती थी उसे बोला जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो देखिए जरा, इन दिस सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन फिक्सेस इट्स currency against certain quantity of gold, and on the basis of availability of gold with different nation foreign exchange rate is decided। और इसमें अगर आप देखें, in this central bank attach its currency with US dollar and on the basis of valuation against US dollar foreign exchange rate between the countries is decided। 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये मैंने आपको बुक के अंदर अपनी दे रखा है, आप उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। वो जो उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। जितना मैंने बताया है उसी के अंदर से सारे आपके पॉइंट्स हैं। चलिए बेटा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से। डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, ये क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सपोज बेटा $1 पहले 50 का था और अब वो $1 जो है बढ़कर 60 रुपीस का हो गया। $1 पहले 50 रुपए का था जो कि अब बढ़ के बेटा कितने का हो गया? 60 रुपीस का हो गया। तो पहले 50 रुपए देके हमें $1 मिल जाते थे, अब हमें 60 रुपए देके $1 मिलते हैं। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। And this is what called as depreciation of currency। मतलब when the price of foreign exchange rate rises, अगर foreign exchange rate जो है वो बढ़ जाता है, when the price of foreign exchange rises, foreign exchange का प्राइस बढ़ गया, $1 50 से कितने का हो गया? 60 रुपए का हो गया। It is known as डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है बेटा। सिमिलर एक हमारे पास टर्म होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ध्यान से देखिए, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर क्या होता है? डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर भी द प्राइस ऑफ foreign exchange rises, when the price of foreign exchange rises, suppose $1 50 का था बट 60 का हो गया, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है। यहां पे बढ़ता है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से बढ़ता है, जबकि यहां पर बढ़ता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। दोनों के अंदर ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो या डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो। बट द ओनली डिफरेंस इज कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देखने को मिलता है हमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, जबकि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। मतलब अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में
हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे बोलेंगे कि वो डीवैल्यूएशन है। बट अगर यही चीज फ्लोटिंग में हो रही है तो हम उसे डीवैल्यूएशन ना बोल के क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। मतलब दोनों टर्म सिमिलर भी हैं और कुछ डिसिमिलैरिटी भी है। सिमिलर ये है कि दोनों में ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और डिसिमिलर क्या है, डिसिमिलर बेटा ये है कि ये होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये होता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। सेम वे हमारे पास टर्म है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होगा बेटा, सपोज $1 50 का था और अब $1 40 रुपए का हो गया। मतलब हमारी करेंसी की औकात बढ़ गई। पहले हम 50 रुपए देके $1 खरीदते थे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए देने की जरूरत है टू बाय द $1। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी औकात बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। मतलब व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, और ये भी बेटा किस वजह से, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, इट इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है बेटा। सेम वे यहां जैसे डीवैल्यूएशन वर्ड यूज हुआ है, हम यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन या अपवर्ड रीवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। सेम वे व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां डिमांड एंड सप्लाई है और यहां पर क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि $1 50 से 60 का हो रहा है तो ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। $1 50 से 40 का हो रहा है तो ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है, ये एप्रिसिएशन है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये गवर्नमेंट की वजह से होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई, यहां फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है और ये फ्लोटिंग के अंदर। समझ में आई बात। तो ये बातें आपको कुछ बेसिक्स हैं जो पता होनी चाहिए। फटाफट एक बार ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।